हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे नहीं दिखाओ तो जाके देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको लेक्चर की पीवाईक्यू की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। There was a contract to supply oil seeds, but the government rendered the sale and purchase of oil seed illegal under the Defense of India rules. Identify the effect. एक कॉन्ट्रैक्ट था ऑयल सीड सप्लाई करने का, गवर्नमेंट ने सेल एंड परचेज ऑफ ऑयल सीड को इलीगल कर दिया, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, पार्टी एट डिफॉल्ट इज हेल्ड लाइबल। ऑप्शन बी, बोथ पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, बोथ पार्टीज आर डायरेक्टेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, बोथ पार्टीज आर डिस्चार्ज। सेक्शन 56 देखोगे, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर अग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने का है तो वो वॉइड हो जाता है। अब इम्पॉसिबल एक्ट क्या हो सकता है? कोई चीज जो अनलॉफुल कर दी गई हो, जो इस केस में था कि इलीगल कर दिया गया, तो वो वॉइड हो गया। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, अब कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। कोई लायबल नहीं होगा, कोई किसी की जिम्मेदारी कुछ नहीं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। हम इस पे क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं। ऑप्शन ए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ऑप्शन बी, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of power of the acceptor. Option C, when the acceptance is communicated to the proposer, या फिर D, all of the above. Correct answer is B, when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor. Section ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट हुआ है? सेक्शन 4 में देखो, क्लियरली लिखा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब? व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जैसे ही उसके तरफ ट्रांसमिशन में किसी भी फॉर्म में ये बात पहुंचाई जाएगी कि एक्सेप्टर के पावर के बाहर निकल चुकी है, वो अपना कंसेंट देके आगे बढ़ चुका है, तो फिर एज अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेयर को जजमेंट डेटर्स आर इन द पोजिशन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स ईच इज। जॉइंट प्रोमिसर्स को लेके क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, नॉट जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू द डिक्री होल्डर। ऑप्शन बी, jointly and severally liable. Option C, jointly liable to decree holder only. Option D, severally liable to the decree holder only. करेक्ट आंसर इज बी, jointly and severally दोनों तरह से लाइबल है। सेक्शन 42 देखो, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करता है कि ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ सब जॉइंट माने जाते हैं। 43 में बोला है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो अगर कोई एक नहीं भी एब्सेंस है किसी की, तो वो जो है कंपेल कर सकता है एक या एक से ज्यादा जॉइंट प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। सेवरली लाइबल का मतलब क्या होता है? ईच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। तो आप जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हो इस केस में भी। को जजमेंट डेटर हो, अगर आप जॉइंट प्रोमिसर्स हो तो आप जॉइंट लाइबल होगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज। एक कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कंसिडरेशन के अगर बनाया जाए, पर राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो कैसा होगा? वैलिड, वॉइड, इनएडमिसिबल या अनएनफोर्सेबल? इसका करेक्ट आंसर इज ए, वैलिड। सेक्शन 25 एग्जैक्टली इसी बारे में बात करता है और बोलता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नॉर्मली अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के बनाया जाए तो वो वॉइड होता है अनलेस राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो और अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज पे हो, ठीक है। नेक्स्ट, और जो हमारा क्वेश्चन था देखो यहाँ इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ डिफाइंड है? 124, 123, 125 या 126 ए? करेक्ट आंसर इज 124, इंडेक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स अ फील्ड टू बी। There is a right of way over the field of which A has direct personal knowledge but which he conceals from B. ये वर्ड ध्यान दो, कंसील किया है, कोई बात थी जो A को पता थी, उसने B को नहीं बताई है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी हैज द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी कैन नॉट। ऑप्शन सी, ए हैज द राइट टू रिसेंड, या फिर डी, ए इज नॉट लीगली लायबल। करेक्ट आंसर इज ए, बी हैज द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 19 वर्डेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट की बात करता है और सेक्शन 17 फ्रॉड की बात करता है, ठीक है। तो 19 में क्लियरली लिखा है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, तो वो वॉइडेबल होगा, ठीक है। और फ्रॉड क्या कैसे डिफाइंड है सेक्शन 17 में? अगर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, तो एक्टिव कंसीलमेंट तो था, उसको कोई बात पता थी जो उसने छुपाई थी, तो ये चीज फ्रॉड में आएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा, ठीक है। तो बी को राइट है, रिसेंड कर सकता है चाहे तो। द टर्म एजेंट इज डिफाइंड कहाँ पे? 180, 182, 181 या 183? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 182, एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड, इंडेक्स में मिल जाएगा।
Which of the following is not an essential of a contract of guarantee? Option A, concurrence of three parties. Option B, sureties distinct promise to be answerable. Option C, liabilities to be legally enforceable. या फिर option D, existence of only one contract. करेक्ट आंसर इज डी, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये गारंटी के बारे में पहले पढ़ा था कि इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक होता है क्रेडिटर, एक होता है श्योरिटी जो दे रहा होता है, और एक प्रिंसिपल डेटर होता है, ठीक है। तीन पार्टीज होती हैं। तो पहला पॉइंट तो देखो सही है कि कॉन्करेंस ऑफ तीन पार्टीज होनी चाहिए, हमसे नॉट पूछा है, तो ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। श्योरिटीज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी लायबल, श्योरिटी प्रॉमिस करता है ना भाई कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो ये बात भी सही है। और लाइबिलिटीज लीगली एनफोर्सिएबल होती हैं ऑफ कोर्स। तो करेक्ट आंसर नॉट के हिसाब से क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच एक है, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच एक है, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वैलिड सेल? सेल में जाके देखो वैलिड सेल का पार्ट क्या नहीं है। ऑप्शन ए, पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, देयर मस्ट बी मेंटल कंसेंट। ऑप्शन सी, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। या फिर डी, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल। करेक्ट आंसर बी है, देयर मस्ट बी मेंटल कंसेंट, ठीक है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है, ठीक है। सेक्शन 4 सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्लियरली लिखा है, सेलर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, गुड्स का सेल होना चाहिए, बायर प्राइस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। इस हिसाब से देखोगे तो आंसर इज बी कि मेंटल कंसेंट होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट असर्शन दिया है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसके नीचे एक दूसरा स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में दिया होता है। आपसे एक तो ट्रू फॉल्स पूछते हैं, दूसरा ये कि पहला वाला ट्रू है और नीचे वाला उसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, ओके। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। असर्शन क्या दिया है, कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग आर वैलिड, ठीक है, कि अगर कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, वेजरिंग, वेजरिंग हमने पढ़ा था पहले पार्ट में भी, जो फ्यूचर इवेंट्स पे काइंड ऑफ आप बेट लगाते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन उसके लिए वैलिड होगा। और रीजन दिया है, ओनली वेजरिंग अग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोड्स क्या है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या फिर डी, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इज डी, दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक सेपरेट एग्रीमेंट होना, ठीक है, कि मैंने आपको पैसे दिए, फिर आपने जाके उसका सट्टा खेला, वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरा और आपका जो डील हुई है वो तो वैलिड है अभी भी ना, आपको मुझे तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। मोस्टली आपने सुना होगा ना, लोगों ने उधार लेके जुआ खेला और फिर हार गए, तो इसका मतलब ये थोड़े पीछे वाले का उधार नहीं चुकाओगे, वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो खुद में वेजर नहीं है। सेक्शन 30 सिर्फ वेजर को वॉइड बताता है, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इनवैलिड नहीं होगी उसके पीछे से, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली मेथड? ऑप्शन ए, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, प्रोमिसी। ऑप्शन बी, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी। ऑप्शन सी, इन इंडिया फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। या फिर डी, फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। करेक्ट आंसर है डी, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सब क्लॉज डी, ये हम पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने ये सब पढ़ा था, कि देखो लिखा है, वेयर एट द व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, XYZ jointly promised to pay an amount of 50,000, ठीक है। Subsequently, XY become untraceable. Can A compel Z to pay? XYZ जॉइंट प्रोमिसी है, जॉइंट प्रोमिसी अभी हमने पढ़ा कि आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है, जॉइंटली आप लाइबल होते हो। अब उनमें से दो बंदे गायब हो गए, तो क्या जो Z है वो A को कंपेल कर सकता है कि तुम पूरे 50,000 दो? हाँ, कर सकता है। अब सवाल है किधर और क्या। ऑप्शन ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1। ऑप्शन बी, ए कैन अंडर सेक्शन 49 पैरा 1। ऑप्शन सी, ए कैन नॉट एंड विल हैव टू वेट टिल एक्स एंड वाई बिकम ट्रेसेबल। या फिर डी, जी कैन बी कंपेल्ड ओनली फॉर 1/3। तो करेक्ट आंसर कैन में होगा, ये तो पता है, सेक्शन जाके देखना पड़ेगा हमें। करेक्ट आंसर इज ए, कंपेल कर सकता है सेक्शन 43 पैरा 1 के अंडर। सेक्शन 43 का नाम है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अभी हमने इस पर बात की थी शुरू में। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंट प्रोमिसी में हो और उनमें से मान लो कोई मिसिंग हो गया या कुछ भी एब्सेंस हो गई, तो आप बाकियों को कंपेल कर सकते हो टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट,
इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइंड है? 124, 67, 127 या 128? करेक्ट आंसर इज ए 124। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड इंडेक्स में दिया हुआ है। द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड। जीएसटी एक्ट को जाके देखेंगे, वहां देखेंगे मनी को कैसे डिफाइन है, क्या उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, ऑप्शन सी पे ऑर्डर, ऑप्शन डी ट्रैवलर चेक। करेक्ट आंसर इज बी करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। सेक्शन 2 क्लॉज 75 देखोगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी दिया है, पे ऑर्डर भी दिया है, ट्रैवलर चेक भी दिया है, और क्लियरली लिखा है दैट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी है? 2A, 2H, 2G, 2 या 2E में। करेक्ट आंसर इज बी 2H में। ठीक है, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered, known as. Okay, तो हमसे कहा है कि सेक्शन 70 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, अगर एक इंसान लॉफुली कुछ भी ऐसा करता है दूसरे इंसान के लिए या कुछ उसको डिलीवर करता है जो उसकी इंटेंशन नहीं थी कि ग्रेटिट्यूसली उसने उसका मन था करने का, और सामने वाले को उस चीज़ की बेनिफिट होती है, तो सामने वाले की बाउंडेशन है कि वो उस कॉम्पेंसेशन को वापस मतलब पूरा करे, रिस्टोर करे सामने वाले के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमा फिडे, ऑप्शन बी इम्प्लाइड एजेंसी, ऑप्शन सी क्वांटम मेरियट, ऑप्शन डी डी नोवो कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर इज सी क्वांटम मेरियट। सेक्शन 70 इस बारे में बात करता है, ये वर्ड नहीं मेंशन है, ये तो मैक्सिम है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। एग्जाम्पल देखो, ए अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। ए एक ट्रेड्समैन है, अपना कुछ सामान बी के घर पे गलती से भूल जाता है, बी उसको अपना समझ के मस्त इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अब बी की जिम्मेदारी है कि उसको ए को कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, उबेरिमा फिडे क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ। क्वांटम मेरियट होता है एज वन हैज अर्नड, जो किसी ने कमाया हो या डिजर्व किया हो। ठीक है, और डी नोवो होता है बिगनिंग या अन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है? ये भी वही देखो, सेम एक एक सेक्शन है जिससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूरा पूरा सब कुछ ना भी पढ़ो तो एटलीस्ट उन सेक्शंस को अच्छे से देख के जाना। ठीक है, ऑप्शन ए अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, ऑप्शन बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, ऑप्शन सी नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, या फिर ऑप्शन डी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर इज ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में क्लियरली ये दिया हुआ है। अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ क्यों नहीं है? स्टेटमेंट तो सही है पर उसको अग्रीमेंट नहीं कहते, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ वो वॉइड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कब अराइज होती है? ऑप्शन ए देर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली, ऑप्शन बी देर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ऑप्शन सी देर इज लॉस टू वन पार्टी, ऑप्शन डी लॉस ऑफ वन पार्टी इज गेन ऑफ अनदर। जितना अब तक पढ़ा है आपको पता है ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सवाल होता है इसमें और इसमें। एक कहता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस सिर्फ ये दोनों से कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आ जाती है, और दूसरा कहता है कि इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। करेक्ट आंसर बी है। देखो 2 के एच में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है, 2 के ई में एग्रीमेंट, 2 के बी में प्रॉमिस। सारी डेफिनेशन हम बहुत डिटेल में पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके एक प्रॉमिस बनाते हैं। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ओके, ये मिलके प्रॉमिस बनाते हैं। जब उसमें कंसिडरेशन जुड़ता है तो अग्रीमेंट बनता है, और जब अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, इसलिए आंसर में आना चाहिए कि इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन जो एनफोर्सिबल हो, तब कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन? ये हमने पार्ट 1 में किया था। 73, 70, 74 या 56? करेक्ट आंसर इज डी सेक्शन 56, फ्रस्ट्रेशन या इम्पॉसिबिलिटी। तो सेक्शन 56 देखो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, और ये हमने बहुत डिटेल में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टिपुलेशन इन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the contract act? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस प्रोविजन में ये बात कही गई है कि कोई बॉन्ड में अगर आप पहले सिंपल इंटरेस्ट दे रहे थे और वो फेल करते हो पे करने में और सामने वाला उसको कंपाउंडिंग में लगा दे, ठीक है, तो वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, वो उस प्रिंसिपल के हिसाब से सही माना जाएगा। 73, 74, 75 या 76? करेक्ट आंसर इज बी सेक्शन 74। इलस्ट्रेशंस भी देखना है इसके, यहाँ पिक्चर में अटैच नहीं है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियरली लिखा है, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी स्टिपुलेटेड
बाय वे ऑफ पेनल्टी, ठीक है। 74 किस बारे में है? कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। ओके, वी आर डन विद पार्ट 2 हियर। इसका एक पार्ट और आएगा पार्ट 3, उसको मिस मत करना। उसमें रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, प्लस जो भी क्वेश्चंस केस लॉ से रिलेटेड 3-4 हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो वहाँ पे कवर होंगे आपके लिए। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन सबको मिला के 8 क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी तीनों हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, माइनर लॉस के अंदर सब मेंशन्ड है प्लेलिस्ट में। एंड कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा अभी आएगा एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर दिस। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।